महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। ऐसा महाकुंभ मेला जो 144 सालों में सिर्फ एक बार आता है, मतलब हमारी जिंदगी का ये पहला और आखिरी महाकुंभ मेला है। और अब ये डायरेक्टली होगा 144 सालों के बाद। तो इसीलिए भी ये महाकुंभ मेला एक बहुत ही ज़रूरी हिंदू धार्मिक महोत्सव है। लेकिन ये सिर्फ कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, इसका इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत में हर 6 सालों में अर्ध कुंभ और 12 सालों के बाद एक बार कुंभ मेला होता है। लेकिन इस साल 2025 में 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाला मेला महाकुंभ मेला है। और भारत में जो ये कुंभ मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यूनेस्को ने इन्हें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया है। और यही नहीं, इसका नाम, इस कुंभ मेले का नाम लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में भी शामिल है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। और ऐसा नहीं कि इस रिलीजियस गैदरिंग में सिर्फ भारतीय लोग शामिल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ मौजूद उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के लिए दुनिया के हर कोने से बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी कोने में मौजूद इंसान इस मेले में शामिल होता है? इस गैदरिंग में ऐसी क्या एनर्जी होती है जो इन लोगों को अपनी तरफ खींचती है? यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर भी इस कुंभ मेले में शामिल हुआ था, एक भक्त के रूप में। लेकिन जिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर लोग यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, दरअसल उन नदियों में लाखों लोगों का खून भी बहा था। और इसी जगह पर एक ऐसा पेड़ भी है जो सतयुग से यहाँ पर मौजूद है, जिसे तोड़ने की कोशिश अकबर ने भी की थी, लेकिन वो ये नहीं कर पाया था। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये सारी बातें विस्तार से जानने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी लंबी हो सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री में ना आपको सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस कुंभ मेले के बारे में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और उससे रिलेटेड ऐसी हिस्ट्री जानने को मिलेगी जो आपको चौंका देगी, और जो इसके पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं इस कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई थी। कुंभ का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, और कुंभ मेले का ये जो इतिहास है वो पुराणों के अनुसार एक अमृत के घड़े के साथ जुड़ा है, यानी समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, जिसमें अमृत निकला था, हम सभी जानते हैं। बाद में इसी अमृत के कुछ बूंदों की वजह से कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। अब ये कैसे हुई थी, इसकी एग्जैक्ट कहानी जानते हैं। अब ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन इस मेले के आयोजन के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, उसकी भी बात करेंगे। तो श्रीमद् भगवत पुराण और स्कंद पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि एक बार ना दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि सारे देवता कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी दिव्य शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब जैसे ही ये बात असुरों को पता चली, उन्होंने देवताओं पर हमला करके स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सारे देवता पहुंचते हैं भगवान विष्णु जी के पास, और उन्हें वो सारी कहानी बताते हैं कि कैसे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हुई, कैसे राक्षसों ने अब स्वर्ग पर राज करना शुरू किया है। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि उस समुद्र मंथन से उन्हें अमृत मिलेगा और फिर वो राक्षसों को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन अब देवताओं के सामने दिक्कत ये थी कि वो समुद्र मंथन का काम ना अकेले नहीं कर सकते थे। इस काम के लिए उन्हें दूसरे पक्ष की जरूरत थी। अब अमृत का नाम सुनकर उसकी लालच में आकर असुर देवताओं का फिर साथ देने के लिए मान गए, क्योंकि असुरों को यह लगा था कि जैसे ही इस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा वो उस अमृत पर भी कब्जा कर लेंगे। तो फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ, और उसमें जैसे ही अमृत का जो घड़ा है वो बाहर निकला, तो देवताओं और असुरों के बीच उसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। और इसके बीच, इस लड़ाई के बीच, वो कलश जो है वो इंद्र के पुत्र जयंत लेकर भाग गए। अब इधर वो लड़ाई जारी थी। तो बताया जाता है कि वो जो लड़ाई थी असुर और देवताओं के बीच की, वो 12 दिनों तक चली थी, जो हम मनुष्यों के 12 सालों के बराबर होते हैं। मतलब देवताओं और असुरों का एक साल मतलब हम इंसानों का एक दिन, ऐसा उसका कैलकुलेशन था। तो इस हिसाब से वो जो युद्ध चला था वो 12 सालों तक चला था। और यही रीजन है कि कुंभ का मेला 12 सालों के बाद आयोजित होता है। अब ये कुंभ मेला सिर्फ ये जो 4 जगह है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, सिर्फ यही क्यों आयोजित होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत वो कलश लेकर 12 दिनों तक छिप रहे थे, तो उन्हें वो कलश कई बार नीचे जमीन पर रखना पड़ा था, और उस दौरान ना उस अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरी थी। तो उन्होंने वो कलश जिन 4 जगहों पर रखा था, यही वो 4 शहर थे।
इस बार ये महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है प्रयागराज में, और प्रयागराज जाना जाता है त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ऐसी 3 पवित्र नदियां मिलती है। अब आप कहोगे कि सरस्वती नदी तो कहीं पर दिखाई नहीं देती, और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी कभी थी ही नहीं। तो रिसर्च में इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि किसी समय पर यह सरस्वती नदी बहा करती थी, और ऐसा भी कहते हैं कि आज भी इस गंगा और यमुना नदी के संगम में कहीं पर तो सरस्वती नदी की धारा आकर मिलती है। अब ये जो मैंने आपको समुद्र मंथन की ये जो कहानी बताई थी, इसे सुनने के बाद शायद आप में से काफ़ी लोगों को लगा होगा कि अरे ये कहानी तो माइथोलॉजिकल लग रही है, काल्पनिक लग रही है, ये तो सिर्फ किसी की कल्पना होगी। लेकिन इस वीडियो में आगे मैं जब आपको इस कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व के साथ ही इसका एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बताऊंगा, तो आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि यहाँ आने वाली लाखों की भीड़ यह सिर्फ किसी अंधविश्वास की वजह से आती है। भारत में कुंभ मेले की ये जो प्रथा चली आ रही है, ये सिर्फ कुछ दशकों की नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानियां तो है ही, साथ में इसमें पवित्र जगह प्रयाग में नहान पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। अब इनमें डायरेक्टली कुंभ मेले का नाम से इस उत्सव का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने के और अपने पाप धोने की प्रक्रिया को स्नान पर्व ऐसा बताया गया है। और सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के पवित्र ग्रंथ मध्यम निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने इस कुंभ मेले के बारे में लिखा है। लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ में इस परंपरा पर एक कटाक्ष किया था। उनका कहना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन कुंभ मेले को लेकर चाहे उनके जो भी विचार हो, लेकिन इस उल्लेख से ये बात तो पता चलती है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। रामायण में भी कुंभ मेले की बात की गई है। किष्किंधा कांड में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। तब वहां पर ऋषि जी ने उन्हें कुंभ मेले के समय में वहां उज्जैन में जाकर उस स्नान पर्व में स्नान करने की सलाह दी थी। लगभग 2300 साल पहले, मतलब मौर्य काल के समय में, मेगास्थनीज नाम का एक यात्री था जो भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे आयोजित किए गए एक बहुत बड़े मेले का वर्णन किया था, जहां पर हजारों की भीड़ में लोग स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। चीन के भी एक काफ़ी मशहूर यात्री थे हेनसांग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने भी इस कुंभ के मेले के बारे में लिखा था और यहाँ का वर्णन हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों के रूप में किया था। उन्होंने कहा था कि ये शहर मंदिरों की नगरी है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। उन्होंने तो ये भी लिखा था कि इस पवित्र स्नान पर्व में हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध अनुयायी भी हिस्सा लेते हैं। जब सम्राट हर्षवर्धन के साथ उन्होंने इस कुंभ मेले में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने यहाँ का भक्ति भाव देखकर, यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल देखकर ये भी कहा था कि यहाँ एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान करने के बराबर है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग पहुंचा था और उसने यहाँ के कुंभ मेले में हिस्सा भी लिया था। इसी अबुल फजल ने अपनी 16वीं सेंचुरी में लिखी एक दूसरी किताब आईने अकबरी में भी कुंभ मेले के बारे में लिखा है कि माघ महीने में प्रयाग में नदियों के संगम पर एक बहुत बड़ा स्नान पर्व, एक नहान पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें हर कास्ट का और हर क्लास का हिंदू बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। स्ट्रेंजली प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले के बारे में, जिसे उस समय स्नान पर्व कहा गया था, तो प्रयाग का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन नासिक और उज्जैन का जिक्र सिर्फ 2 ही किताबों में मिलता है, और वो 2 किताबें भी मुगल कालीन थी, खुलसत उत तवारीख और चहर गुलशन। लेकिन इन किताबों में इन 2 जगहों पर मनाए जाने वाले मेले को सिंहस्थ मेला कहा गया था। तो मेरे हिसाब से ना, ये सिर्फ अलग अलग नाम बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसी कुंभ मेले की ही बात हो रही थी। यहाँ पर एक ऐसे रिलीजियस गैदरिंग की बात हो रही थी जिसमें लाखों लोग कुछ स्पेसिफिक समय पर इन पवित्र नदियों के तट पर आकर स्नान किया करते थे। 1030 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी के शासनकाल में अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी ने अपनी किताब, जिसका नाम किताब उल हिंद था, उसमें अपने इस किताब में कुंभ मेले का वर्णन किया था और ये मेला क्यों मनाया जाता है, उस समुद्र मंथन की कहानी के बारे में और देव दानवों के संघर्ष के बारे में भी लिखा था। कुंभ मेले का एक और जिक्र मिलता है तुजुक ए तैमूरी में, जो तैमूर ने लिखी थी। बेसिकली वो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी और उस ऑटोबायोग्राफी में उसने बहुत
प्राउडली ये बात बताई थी कि 1398 में हरिद्वार में गंगा किनारे स्नान करने के लिए जमा हुए सैकड़ों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। अब एक कॉमन सवाल आप लोगों के मन में आया होगा कि इस कुंभ मेले में होता क्या है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ क्यों जमा होते हैं। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो शाही स्नान होता है। यहाँ पर गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ ना यहाँ पर पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु भी आते हैं और यहाँ पर कई साधु संत ऐसे हैं जो भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है इसका परिचय भी देते हैं। जैसे कि खड़ेश्वर महाराज जो पिछले 8 सालों से लगातार खड़े हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि वो कभी भी बैठेंगे नहीं और ना ही कभी सोएंगे। उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति ही है जो उन्हें ये ताकत दे रही है, जिससे वो अपनी ये तपश्चर्या पूर्ण कर रहे हैं। नागा साधु हठ योग के जरिए अपना शरीर इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें ना ठंड लगती है और ना ही गर्मी। हठ योग में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि करके नागा साधु अपने इंद्रियों पर एक तरह से काबू पा लेते हैं और ये सिद्धियां हासिल करते हैं। ऐसी ही सिद्धि है प्रमोद गिरी महाराज के पास, जो हर दिन सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं और उन्होंने शुरुआत सिर्फ 51 घड़े से की थी, लेकिन अब ये रोज सुबह 108 ठंडे पानी के घड़े से नहाते हैं। आवाहन अखाड़े के जो सचिव है गीतानंद गिरी महाराज, वो भी एक हठयोगी है। उन्होंने सालों से अपने सिर पर करीब 45 किलो का मुकुट पहन कर रखा है। तो महाकाल गिरी अद्भुत नाम के एक और हठयोगी है जिन्होंने अपना बायां हाथ पिछले 9 सालों से ऊपर उठाया है। अब आप कहोगे कि ये जो नागा साधु है ये ऐसा हठयोग करके अपने शरीर की मजबूती क्यों बढ़ाते हैं, ये करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो इस पर उनका ये कहना होता है कि वो हठयोग से शरीर मजबूत बनाकर वे सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं और जब भी धर्म को उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ ऐसे भी साधु आते हैं जो साल के बाकी दिन आपको कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ इस कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। उन्हें नागा साधु कहा जाता है। ये नागा साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद का पिंडदान किया होता है। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपना अंतिम संस्कार किया हुआ होता है और इसके बाद वो शस्त्र धारण करके अपना पूरा जीवन सिर्फ तप करके ही बिताते हैं। ये नागा साधु अक्सर छिप कर रहते हैं। कुछ लोग भगवा कपड़े पहनते हैं तो कुछ बिना कपड़ों के भी रहते हैं। ये ज़्यादातर गुफाओं में ही तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ मेले या फिर अर्ध कुंभ मेले के समय में ही बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना आसान नहीं होता है। ये हमेशा गुफाएं बदलते रहते हैं और भोलेनाथ की पूजा में लगे रहते हैं। ये अपना जीवन जड़ी बूटी और जंगल के फल खाकर बिताते हैं और ये लोग शस्त्र उसी समय उठाते हैं जब बात धर्म पर आती है और तब ये लोग धर्म की रक्षा जान देकर करते हैं या फिर जान लेकर करते हैं। इससे जुड़े कई सारे किस्से भी इतिहास में मशहूर हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मैं उनके बारे में किसी अगले एपिसोड में बात करूंगा। और वैसे भी ना मतलब जिन नागा साधुओं को इस पवित्र कुंभ मेले में स्नान करने का पहला अधिकार होता है, उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। मतलब ये वो नागा साधु है जिनके सामने कई सारे मुगल सरदार टिक नहीं पाए थे और उन्हें उल्टे पांव वापस भागना पड़ा था। तो उनके बारे में मैं किसी अगले एपिसोड में बात करूंगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2013 का कुंभ मेला उस समय का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग था। उस मेले में करीब 12 करोड़ लोग आए थे और वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उस मेले का नज़ारा स्पेस से भी दिखाई दिया था। और सिर्फ उसी साल का नहीं, अक्सर ये धार्मिक आयोजन इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता है और अक्सर इसरो और नासा इनकी तस्वीरें रिलीज करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस कुंभ मेले में सिर्फ लोग आकर यहाँ के पानी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, नहीं। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ आती है। यहाँ पर कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कशन होते हैं। स्पेसिफिकली ब्रिटिश पीरियड की बात की जाए तो उस समय में ये सिर्फ कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम यही से होता था। हमारे देश की आज़ादी को लेकर डिस्कशंस और कई सारी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग यहीं पर की जाती थी। ब्रिटिशों के खिलाफ 1857 में जो उठा हुआ था, उस वक्त भी यहाँ के अखाड़ों ने काफ़ी योगदान दिया था। यहाँ पर मौजूद अखाड़ों का इतिहास ऐसा है कि 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, या यूँ कहे कि 4 अखाड़ों की स्थापना की थी और उन अखाड़ों को सनातन धर्म की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। इन अखाड़ों में ऐसे साधु भाग लेते थे जो संन्यास लेकर सिर्फ शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण लेते थे और समय आने पर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मरने
करने के लिए भी तैयार रहते थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस साल का महाकुंभ मेला बहुत ही खास है, क्योंकि इस साल आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतलब करीब 40 करोड़ लोग प्रयागराज में आने की संभावना है। 40 करोड़ मतलब अमेरिका के देश की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग। इतनी ज़्यादा संख्या में आने वाले लोगों के लिए करीब 1.5 लाख टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर सिर्फ पार्किंग के लिए 1800 एकड़ की जगह बनाई गई है और 15,000 के करीब सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो करीब 3,000 सिक्योरिटी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। अब इस मेले के आयोजन में ना सरकार को अपने तिजोरी से पैसा खर्च करना ही पड़ता है और इसी वजह से फिर लोग सरकार को निशाने पर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि इस महाकुंभ मेले का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि इसका एक इकोनॉमिकल एंगल भी है। सरकार जितना पैसा इस पर खर्च करती है उससे कई गुना ज़्यादा इस दौरान कमाई कर लेती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 के कुंभ मेले के आयोजन में सरकार ने 44 करोड़ खर्चा किया था, लेकिन इससे जो रेवेन्यू सरकार को मिला था वो 1000 करोड़ से भी ऊपर था। सरकार को यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन लोगों को रोजगार मिलता है। इस दौरान कई लोग विदेशों से भारत आते हैं, यहाँ पर खर्चा करते हैं, भारत भर से लोग यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, उससे लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जितनी कमाई वो मतलब पूरे साल भर में नहीं कर पाते, उतनी कमाई उनकी इस एक महीने में हो जाती है। मतलब यहाँ कितना फ़ायदा होता होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जिस धर्म के लोग इस महाकुंभ मेले का या फिर कुंभ मेले का विरोध करते हैं, वो लोग भी इस मेले में अपनी दुकानें लगाकर अपना मुनाफा कमाने का मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मुगल काल में भी अरब से व्यापारी लोग इस मेले में आकर अपनी वस्तुएं बेचते थे। मतलब तब से ये कुंभ मेला सिर्फ कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। कुंभ मेले में अपना फायदा करने का चांस ब्रिटिशों ने भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ था ना, जब ब्रिटिश काल में ये मेले आयोजित किए जाते थे तो उस समय ना मीडिया ज्यादा पॉपुलर नहीं होता था, किसी भी चीज की पब्लिसिटी उस समय ज्यादा होती नहीं थी। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, इन चारों जगहों की मतलब जहाँ पर ये कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं उन चारों शहरों के बारे में थोड़ा प्रचार किया। इस कुंभ मेले के बारे में उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स लिखवाए, लेकिन ये सब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। क्योंकि जब उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ आने लगी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो खर्चे होते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू किया। सरकार ने इस बार लोगों की सुरक्षा की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। करीब 8,000 नाविकों की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई गई है, जिन्हें इस काम का प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया गया है। यही नहीं, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोगों को आने वाले भक्तों के साथ अच्छे से बात करने का और उनकी मदद करने का प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले भारतीय और विदेशी लोगों को कोई तकलीफ ना हो और इससे भारत की छवि सुधारी जाए। साथ ही में यहाँ पर फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं तो रहेंगी ही, बल्कि हॉस्पिटल की बात की जाए तो इस बार इस महाकुंभ मेले में एक ऐसा अस्पताल बनाया गया है जो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा टेम्पररी हॉस्पिटल है, जहाँ 45 दिनों में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे और वहाँ पर 3 लाख गरीबों को चश्मे देने की तैयारी भी की गई है। और लगभग 144 सालों के बाद आ रहे इस ऐतिहासिक और ज़िंदगी में एक बार अनुभव किए जाने वाले इस महाकुंभ मेले पर अगर आप एक फुल व्लॉग देखना चाहते हैं एकदम डिटेल्ड में, वो भी सिनेमैटिक वे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स करवा दीजिए। अगर इस वीडियो पर मिनिमम 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं खुद पहली बात तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ मेले में हिस्सा लूंगा और आपको भी एक फुल डिटेल्ड सिनेमैटिक व्लॉग के जरिए ये पूरा इस महाकुंभ मेले के दर्शन कराऊंगा। आज के समय में देश भर से लोग इस कुंभ मेले में शामिल होते हैं और किसी को इस मेले में शामिल होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज से 40-50 साल पहले जब रास्ते इतने अच्छे नहीं होते थे, रास्तों पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोगों को इस कुंभ मेले तक पहुंचने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता था। ज्यादातर लोग बैलगाड़ियों के जरिए ही इस कुंभ मेले में पहुंचते थे। तो ऐसे में कई बार रास्तों में डाकू लोग हमला करते थे, उनका सामान लूटते थे, लेकिन फिर भी इस मेले में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या कभी कम नहीं हुई। लेकिन इतने सारे भक्त अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर आते क्यों थे, और आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं?
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्लैनेट को गुरु का दर्जा दिया गया है। उसे नॉलेज, गुड लक और ग्रोथ का सिंबल माना गया है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों में से कौन सी जगह पर और कौन सा कुंभ मेला आयोजित करना है, ये कोई आदमी नहीं डिसाइड करता, बल्कि ये डिसाइड होता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के हिसाब से। ये रिलीजियस गैदरिंग बेसिकली 4 तरह की होती है: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। ये गैदरिंग्स तभी मनाई जाती है जब जुपिटर प्लैनेट 12 सालों में एक बार सूरज का चक्कर लगाकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। उसके बाद भी इन चारों मेलों में से कौन सा मेला कब और कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, ये भी डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से ही। मतलब एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो 12 सालों के साइकिल के बाद जब सूरज, जुपिटर और चांद, ये तीनों जब एक खास पोजीशन में होते हैं, तब कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल संयोग बनते हैं। उसी समय पर इन मेलों का आयोजन होता है। और कौन सा मेला कब आयोजित किया जाए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जुपिटर कब और किस स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है। अब ये समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पर टाइम के हिसाब से भी एक स्पेसिफिक रूल है। पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 सालों के बाद, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है 6 सालों के बाद, कुंभ मेला 4 सालों में एक बार, और महाकुंभ मेला जो कि इस बार मनाया जा रहा है वो आता है 12 पूर्ण कुंभ मेलाओं के बाद, मतलब 144 सालों बाद। इसीलिए इस साल का महाकुंभ मेला बहुत ही खास है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा पवित्र योग 144 सालों के बाद आया है। मतलब आप सोचिए कि ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हम भारतीय लोगों को सैकड़ों सालों से पता थे। एक बार जानकर ना आपको आश्चर्य होगा कि मुगल सम्राट अकबर ने एक बार इस कुंभ मेले में हिस्सा लिया था, और इस घटना का उल्लेख खुद इंडियन गवर्नमेंट के संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में किया था। और 1608 में यूरोपियन यात्री टॉम कॉरियट जो भारत आया था, उसने भी इस घटना का उल्लेख किया था कि जहांगीर यहाँ पर खुद आया था। लेकिन फिर दूसरी तरफ इतिहास की किताबों में ये भी उल्लेख मिलता है कि इसी जहांगीर ने प्रयागराज में मौजूद एक बहुत ही पवित्र पेड़, जिसे अक्षय वट कहा जाता है, उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। ये प्रयागराज का वो पवित्र पेड़ है जिसके बारे में अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। हकीम शम्स उल्ला कादरी ने 1878 में लिखी उर्दू किताब तारीख हिंद में लिखा था कि जहांगीर ने इस पेड़ को कटवा दिया था और उस पेड़ वाली जगह को लोहे के पत्र से ढक दिया था ताकि ये पेड़ फिर से ना उग सके। इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही था कि सनातन धर्म में अक्षय वट का काफी महत्व था और इस पेड़ को हिंदू लोग काफी पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। इतिहासकार अकबर की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने अपनी प्रजा में कभी फर्क नहीं किया। उनके मुताबिक वो अकबर ही था जिसने जजिया कर खत्म किया था। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंग्रेजों ने इस कुंभ मेले के सारे आर्थिक व्यवहारों पर टैक्स लगाया था, लेकिन ऐसा करने वाले ब्रिटिश पहले नहीं थे। हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार पर टैक्स लगाने वाला पहला इंसान था अकबर। आज के समय में तो कोई भी बिना टैक्स के इस कुंभ मेले में जा सकता है, लेकिन अकबर के समय में ऐसा नहीं था। 16वीं सेंचुरी में वो जैसे ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था, उसने इस कुंभ मेले के आयोजन पर और यहाँ आने वाले यात्रियों पर टैक्स लगाया था। और ये सब भारत में कुंभ नाम की इस किताब में लिखा है, जिसे डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने लिखा था। आज ना साइंस इतना एडवांस्ड हो चुका है कि स्पेस के किसी भी कोने को हम पृथ्वी के किसी भी कोने से देख सकते हैं। तो आज के समय पर सारे प्लैनेट्स के बारे में जो सारी जानकारी है वो हमें पता है, लेकिन जो कुंभ मेला मनाने का रीज़न है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जुपिटर का सूरज को चक्कर लगाने के बाद जब वो दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसी समय इन मेलों का आयोजन होता है। तो आज से 800,000 साल पहले ये बात हम इंडियंस को कैसे पता चली? और आज के समय में ना जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम में ऐसे ही इधर उधर भटकने वाले जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, कमिट्स होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचता है। तो बेसिकली जुपिटर ना उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बाकी के प्लैनेट्स को बचाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को बचाने में भी जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या यही रीज़न है कि हिंदू धर्म में जुपिटर को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है और जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है?
ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को गुरु कहा गया है और नवग्रहों में इसे सबसे शुभ माना गया है। लेकिन फिर सवाल यही है कि ज्योतिष शास्त्र काफ़ी पुराना है और कुंभ मेला भी लगभग सैकड़ों हजारों सालों से मनाया जा रहा है, तो उस समय हमारे लोगों को जुपिटर के बारे में इतनी नॉलेज कैसी थी, ये सोचने वाली बात है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है ना कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हमारे महाकुंभ मेले का जो इतिहास है, इसका जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, ये ज़्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंचेगी। और वैसे भी इस वीडियो को आप प्लीज़ 10,000 लाइक्स मिनिमम करवाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।